बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जासूसी जंक्शन में खुश आमदीद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। सफदर की आवाज़ उसे ऊपर सुनाई दी थी, इसलिए उसने सर उठाकर ऊपर देखा तो ऊपर एक गैलरी में उसे सफदर बैठा नजर आया। ये एक कैफ़े था, इसलिए इमरान अंदर दाखिल हुआ और फिर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर सफदर की तरफ बढ़ता चला गया। सफदर गैलरी में अकेला बैठा हुआ था। सामने रखी हुई मेज़ पर चाय की प्याली और अखबार पड़ा था। आइए इमरान साहब, अब तो आप मुस्तकिल मेकअप में रहने लगे हैं। क्या बात है, आपको अपनी शक्ल पसंद नहीं है? सफदर ने इमरान के करीब पहुंचते ही मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो बड़ी पसंद है, लेकिन आजकल की लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं। कहती हैं तुम शक्लो सूरत से अक्लमंद लगते हो, जबकि हमें तो अहमक शक्लों वाले पसंद हैं। बतौर आइडियल वो तुम्हारा चेहरा हवाले के तौर पर पेश कर देती हैं। अब बताओ मैं क्या करूं? इमरान ने साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए बड़े संजीदा लहजे में कहा, और सफदर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। तो आपका क्या ख्याल है? इस मेकअप में आप अहमक लगते हैं। सफदर ने हंसते हुए कहा। लगता क्या मतलब? मेरे भाई हो गया हूँ। अब देखो, अहमक ना होता तो तुम मुझे इस मेकअप में इतनी आसानी से कैसे पहचान लेते? इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। ओह, ये बात नहीं इमरान साहब, आपका ये मेकअप मेरे लिए नया नहीं। आपने बिला मुबालगा सैकड़ों बार किया होगा। सफदर ने कहा। ओह, तभी तो मैं आईना देखकर सोच रहा था कि आखिर मेरी उम्र सैकड़ों साल कैसे हो गई, और अगर हो गई है तो फिर इतनी मोमबत्तियां कहाँ से लाऊंगा कि सालगिरह मना सकूं? इसके लिए तो पहले मुझे मोमबत्ती बनाने वाला कारखाना लगाना पड़ेगा। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, और सफदर एक बार फिर हंस पड़ा। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि निगरानी से होने वाली तमाम कोफत इमरान की दो ही बातों से खत्म हो गई है। अच्छा, अब ये बताओ कि यहाँ कैसे बैठे हो? क्या सामने वाली कोठी में किसी को टाइम दे रखा है? इमरान ने बड़े राजदाराना अंदाज में पूछा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे किसी खास राज को टटोल रहा हो। अच्छा, तो आप शायद टहलते टहलते इधर आ निकले हैं। सफदर ने तंजिया लहजे में जवाब दिया। मैं तो आजकल शहर का नक्शा बना रहा हूँ। मैंने सोचा कि चलो शहर का नक्शा बनवा डालूं। शायद कभी हजारों लाखों सालों बाद नक्शा दरियाफ्त हो जाए। इस जमाने की आसारी कदीमा वालों को ज्यादा दिमाग सोजी ना करना पड़ेगी। उन्हें पता लग जाएगा कि यहाँ एक शहर होता था और उसका ये नक्शा होता था, और फिर नीचे लिखा हुआ वो मेरा नाम भी पढ़ लेंगे। इस तरह मेरा नाम किताबों में लिखा जाएगा, और तुम्हें मालूम है जिसका नाम किताबों में लिखा जाए वो कभी मिट नहीं सकता। इमरान ने जवाब में बाकायदा तकरीर कर डाली। जरूर बताएं, बस एक ख्याल रखें कि नक्शे में अपने फ्लैट का हदोदरबा जरूर दर्ज कर दीजिएगा, ताकि हजारों साल बाद के लोगों को मालूम हो जाए कि नक्शा नवीस बेचारा इतने तंग से फ्लैट में जिंदगी गुजारने पर मजबूर था। सफदर ने भी तुर्की बतुर्की जवाब देते हुए कहा, और फिर इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, वेटर टेलीफोन सेट उसके करीब लेकर आ गया। साहब, आपका फोन है। उसने सेट मेज पर रखते हुए रिसीवर सफदर के हाथों में देते हुए कहा। ओह, थैंक यू। हेलो, सईद स्पीकिंग। सफदर ने वेटर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा। जूलिया बोल रही हूँ। तुम कैफे में हो, इसलिए मैंने ट्रांसमीटर कॉल मुनासिब नहीं समझी। सुनाओ, क्या रिपोर्ट है? दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। रिपोर्ट क्या, बस बोर हो रहा था। कार तो एक तरफ, 3 पहियों वाली साइकिल भी टारगेट से बरामद नहीं हुई। इतने में इमरान साहब टहलते हुए नजर आ गए। अब उनसे गप्पे हाँक रहा हूँ, सफदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, इमरान? इमरान वहां मौजूद है, उसे रिसीवर दो। जूलिया ने इमरान का नाम सुनते ही चौंकते हुए कहा। लीजिए साहब, अब बना लीजिए नक्शा। सफदर ने इमरान की तरफ रिसीवर बढ़ाते हुए आहिस्ता से कहा, और इमरान उसके अंदाज पर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। हेलो, लाखों सालों बाद दरियाफ्त होने वाला नक्शा नवीस बोल रहा हूँ। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। ये क्या बकवास है, तमीज से बात करो। जूलिया ने झिल्लाए हुए अंदाज में कहा। कराओ बात। कहाँ है मिस तमीज? इमरान ने जवाब दिया। ओह, तुम संजीदा नहीं हो सकते। सफदर का वक्त जाया न करो, वो इंतहाई अहम ड्यूटी पर है। जूलिया ने उसे बाकायदा डांटते हुए कहा। वो तो मुझे भी मालूम है। सामने वाली कोठी में एक खूबसूरत लड़की रहती है और खूब इशारे चल रहे हैं। हो सकता है वही मिस तमीज हो। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। शट अप, मैं बॉस से तुम्हारी शिकायत करूंगी, तुम हद से बढ़ते जा रहे हो। जूलिया ने गुस्से से चीखते हुए कहा। तुम हद का तय्युन ही नहीं करती, इसलिए कभी कभार कदम आगे पीछे पड़ जाता है। बहरहाल उस चूहे से जरूर कहना, शायद इश्तियाल में आकर बाहर आ जाए। यकीन करो, एक बार बाहर आ जाए फिर उसे। अरे अरे, सुनो तो सही, इमरान ने अचानक चीखते हुए कहा, मगर जूलिया दूसरी तरफ से रिसीवर रख चुकी थी। कमाल है, औरत जात चाहे कितनी ही बहादुर क्यों ना हो, चूहे का जिक्र आते ही बिदक जाती है। इमरान ने रिसीवर रखते हुए कहा, और सफदर एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। अच्छा, अब बताओ क्या चक्कर है, ये किस ड्यूटी की बात हो रही है? इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में पूछा। आपको वाकई इल्म नहीं है? सफदर ने शदीद हैरत भरे लहजे में कहा। अब मैं इतना भी अक्लमंद नहीं हूं कि इशारे से बात समझ जाऊं। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। ओह, वाकई हैरत है।
बहरहाल मसला ये है कि एक्स 2 ने पूरी टीम को वेस्टर्न कारमन के सफारत खाने की निगरानी का हुक्म दिया है। उसमें से जो कार या आदमी निकले उसका ताकुब होना है। जो मुझ समेत बाकी सब अफराद इधर उधर अपनी अपनी कारों समेत तैयार खड़े हैं। मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है ताकि अंदर जाते और आते लोगों को चेक कर सकूं। सफदर ने तफसील बताते हुए कहा। फिर कुछ बरामद हुआ? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। यस, एक आदमी अंदर गया और एक आदमी बाहर आया, सफदर ने जवाब दिया। यानी हिसाब बराबर? वाह, खूब हिसाब है, एक अंदर और एक बाहर। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, जैसे बहुत बड़ा नुक्ता पहली बार उसकी समझ में आया हो। चूंकि वो दोनों मकामी हैं इसलिए हमने कोई परवाह नहीं की, सफदर ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। यानी अगर कोई गैर मुल्की मकामी लोगों का मेकअप करे तो उसकी परवाह नहीं की जाती? खूब, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। ओह, क्या कह रहे हैं आप? ओह, ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल हमें कार के ताकुब का हुक्म मिला है और कार अभी तक कोई बाहर नहीं निकली, सफदर ने खिफत मिटाने के लिए जवाब देते हुए कहा। कोई हेलीकॉप्टर? इमरान ने बड़े मुतमिन लहजे में सवाल करते हुए कहा। हेलीकॉप्टर? ओह नहीं, हेलीकॉप्टर भी नहीं निकला, सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। ओके, फिर निकला क्या? एक मकामी आदमी? बस ठीक है, बैठे मक्खियां मारते रहो, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, जैसे उसे बड़ी मायूसी का सामना हुआ हो। और फिर सफदर के रोकने के बावजूद वो नीचे उतरकर कैफे से बाहर आ गया। वो तो सिर्फ यही पूछने के लिए सफदर के पास गया था कि कहीं हेलीकॉप्टर उसके वहां पहुंचने से पहले ही ना निकल गया हो। चुनाचे वो तेज तेज कदम उठाता वापस अपनी कार में आ बैठा। उसकी नजरें अब इमारत पर जमी हुई थीं। उसे जैसे यकीन सा था कि सफारत खाने वाले सरदावर को कार की बजाय हेलीकॉप्टर में ही ले जाएंगे। अभी उसे वहां बैठे आधा घंटा गुजरा होगा कि अचानक कार के डैशबोर्ड में नस्ब खुफिया ट्रांसमीटर से हल्की आवाज मगर मखसूस अंदाज में बजने वाली सीटी की आवाज सुनाई दी और इमरान ने चौंक कर डैशबोर्ड की तरफ देखा। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर हैरत के आसार नुमाया हुए और फिर उसने हाथ बढ़ाकर डैशबोर्ड के नीचे लगा हुआ बटन दबा दिया। हेलो, हेलो टाइगर, कॉलिंग ओवर। बटन दबते ही टाइगर की आवाज सुनाई दी। यस, इमरान स्पीकिंग, ओवर। इमरान ने जवाब दिया। अलबत्ता टाइगर की अचानक कॉल ने उसे हैरान कर दिया था। सर, मैं एक कार का ताकुब कर रहा हूँ। मुझे शक है कि उसमें वो आदमी मौजूद है जिसकी चेकिंग के लिए आपने मुझे नेटो क्लब भेजा था, ओवर। टाइगर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। ओह, शक का क्या मतलब, ओवर, इमरान ने पूछा। जनाब, आपने उसका ताल्लुक वेस्टर्न कारमन से बताया था। इस वक्त जिस कार में वो शख्स मौजूद है उसे वेस्टर्न कारमन का सेकंड सेक्रेटरी जॉर्ज आर्नल्ड खुद चला रहा है। मैं उसे जाती तौर पर जानता हूँ। मैं उसे देखते ही चौंक पड़ा था क्योंकि जॉर्ज आर्नल्ड इंतहाई मौजून किस्म का आदमी है। वो कभी भी ड्राइवर के बगैर बाहर नहीं निकलता, इसलिए उसे खुद कार चलाते देखकर मैं चौंक पड़ा। फिर कार भी आम सी थी, उस पर सफारत खाने का निशान भी मौजूद न था। उसके साथ वाली सीट पर एक मकामी आदमी बैठा हुआ है। उसका कदो कामत बिल्कुल वही है जिसकी तलाश में आपने मुझे भेजा था। ताकुब के दौरान एक बार फिर उसने रिस्ट वॉच में वक्त देखने के लिए जैसे ही आस्तीन ऊंची की उसके मेकअप का राज खुल गया, क्योंकि कलाई से ऊपर की जिल्द गैर मुल्कियों जैसी थी। चुनाचे इसी बिना पर मुझे यकीन हो गया है कि ये शख्स यकीनन मेकअप में है। चुनाचे मैंने सोचा आपको कॉल करके बात कर लूं कि ताकुब करूं या नहीं, ओवर, टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा। और इमरान टाइगर की जहानत पर दिल ही दिल में दाद देने पर मजबूर हो गया। तुमने उन्हें किस मकाम पर चेक किया था और उनका रुख किस तरफ है, ओवर, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। वेस्टर्न कॉर्मन के सेकंड सेक्रेटरी का हवाला बता रहा था कि शायद टाइगर ने सही आदमी को ही चेक किया है। ब्रिस्टन रोड पर ट्रैफिक लाइट की वजह से कार रुकी तो मेरी कार भी साथ ही जाकर रुकी और मैंने उसे चेक किया। वो आलमगीर रोड की तरफ से आ रहा था और मेरा ख्याल है कि वो मजाफाती कॉलोनी खियाबान की तरफ जा रहे हैं, ओवर, टाइगर ने जवाब दिया। ओके, ठीक है, उनका ताकुब जारी रखो लेकिन इंतहाई एहतियात से। और हाँ, उस मेकअप वाले का हुलिया तफसील से बता दो, ओवर, इमरान ने अचानक एक ख्याल के तहत पूछा और जवाब में टाइगर ने तफसील से बता दिया। ओके, ठीक है, वो जहाँ जाए वहाँ पहुँचकर मुझे रिपोर्ट देना, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और फिर हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। इसके बाद उसने कलाई की घड़ी का विंड बटन खींचा और उसे 2-3 बार दबाकर खींच लिया। तीसरी बार दबाते ही डायल पर 12 का हिंसा तेजी से जलने बुझने लगा। इमरान खामोश बैठा हिंसे को जलता बुझता देखता रहा। चंद बाद यकलख्त उसका जलना बुझना खत्म हो गया और अब वो मुसलसल चमक रहा था। हेलो, हेलो सफदर, मैं इमरान बोल रहा हूँ, ओवर, इमरान ने घड़ी को मुंह से लगाते हुए कहा और फिर उसे कान से लगा लिया। ओह, इमरान साहब आप, मैंने समझा जूलिया की कॉल है, मुझे बाथरूम तक आने में देर हो गई। फरमाइए, ओवर, सफदर की आवाज़ सुनाई दी। तुमने जिस मकामी आदमी को सफारत खाने से निकलते हुए देखा था उसका हुलिया याद है, ओवर, इमरान ने पूछा। जी हाँ, याद है, बताऊं, ओवर, सफदर ने बाएतमाद लहजे में जवाब देते हुए कहा। हाँ, तफसील से बताना, ओवर, इमरान ने पूछा। लेकिन जब जवाब में सफदर ने उसका हुलिया बताया तो इमरान को बेहद मायूसी हुई, क्योंकि उसका हुलिया तो एक तरफ रहा, उसका कदो कामत भी मुख्तलिफ था। अचानक उसे एक और ख्याल आया।
ओह ठीक है, अब वो मुकामी आदमी जो सफारत खाने में गया था, क्या वो बाहर गया है? ओवर। इमरान ने पूछा। नहीं, वो अभी तक बाहर नहीं निकला। ओवर, सफदर ने जवाब दिया। उसका हुलिया बताओ, लेकिन खूब सोचकर, गलत नहीं होना चाहिए। ओवर, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। गलत कैसे हो सकता है? आप जानते हैं कि मैं जो चेहरा एक बार देख लूं फिर उसे नहीं भूलता, इस वजह से तो मैंने आपको मेकअप के बावजूद पहचान लिया था। ओवर, सफदर ने नाराज से लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओह, मैंने तो बस वैसे ही कह दिया था, तुम तो बूढ़े शोहर की नौजवान बीवी की तरह रूठ गए। ओवर, इमरान ने जवाब दिया और साथ ही वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि इमरान की बात सुनकर सफदर भी बेख्तियार हंस पड़ा होगा। तो बूढ़े शोहर साहब, हुलिया सुन लीजिए, सफदर ने कहा, और फिर उसने तफसील से हुलिया बताना शुरू कर दिया। और हुलिया सुनते ही इमरान की आंखें चमक पड़ी, क्योंकि टाइगर और सफदर के बताए हुए हुलिये बिल्कुल एक जैसे थे। गुड शो, थैंक यू, अब आराम से बैठे निगरानी करते रहो। ओवर एंड ऑल, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और साथ ही विंड बटन दबाकर उसने राब्ता खत्म कर दिया। अब वो बैठा सोच रहा था कि जॉन मकैंजो सफारत खाने में दाखिल तो हुआ, लेकिन फिर निकला छुप कर है, तो इसका मतलब है कि उसे सफारत खाने की निगरानी का इल्म हो गया होगा। और अब उसे यकीन हो गया था कि सरदावर सफारत खाने में मौजूद नहीं है, वरना जॉन मकैंजो कभी इस तरह बाहर ना निकलता। अब वो इंतजार में बैठा था ताकि टाइगर की तरफ से इतला मिलने पर वो मजीद कार्रवाई करे। तकरीबन 15 मिनट बाद टाइगर की दोबारा कॉल आई। सर, सफारत खाने का सेकंड सेक्रेटरी और वो मशकूक आदमी खियाबान की एक कोठी अलहमरा में दाखिल हुए हैं। ये कोठी फजल हुसैन की है, टाइगर ने इतला देते हुए कहा। ओके, तुम वहां निगरानी करो, मैं खुद वहीं आ रहा हूँ। ओवर, इमरान ने कहा, और फिर उसने टाइगर से राब्ता खत्म करके फ्रीक्वेंसी तब्दील करके ब्लैक जीरो से राब्ता कायम किया। यस X2 ओवर। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से X2 की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, सफारत खाने से निगरानी हटवा लो, वो लोग वहां से निकल चुके हैं, और मेंबरों को अलर्ट कर देना, मैं किसी भी वक्त उन्हें बतौर X2 अहकामात दे सकता हूँ। ओवर, इमरान ने तहकुमाना लहजे में कहा। यस सर। ओवर, ब्लैक जीरो ने मौदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, और इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता खत्म कर दिया। और दूसरे लम्हे उसकी कार एक झटके से आगे बढ़ी, और अब उसका रुख खियाबान की तरफ था। मुझे शक है कि हमारी कार का ताकुब किया गया है, जॉन मकैंजो ने जॉर्ज आर्नल्ड और फजल हुसैन से मुखातिब होकर कहा। वो दोनों जॉन मकैंजो की बात सुनते ही बुरी तरह चौंक पड़े। वो दोनों इस वक्त खियाबान की कोठी अलहमरा के एक कमरे में मौजूद थे। जॉन मकैंजो और जॉर्ज आर्नल्ड अभी अभी पहुंचे थे। ओह, मगर रास्ते में तो आपने कोई बात नहीं की, जॉर्ज आर्नल्ड ने चौंक कर कहा। मैंने कहा है कि मुझे शक है, अगर मुझे यकीन हो जाता तो मैं जिक्र करता, जॉन मकैंजो ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। ओह सर, फिर तो मैं नजरों में आ जाऊंगा, ये तो बहुत बुरा हुआ। फजल हुसैन का रंग जर्द पड़ गया। घबराओ नहीं, क्या तुम्हारी कोठी से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? जॉन मकैंजो ने कहा। जी हाँ, है तो सही, मगर उसमें कार नहीं जा सकती, पैदल आदमी जा सकता है, फजल हुसैन ने जवाब दिया। तुम ऐसा करो कि अपने किसी आदमी को कार देकर किसी ऐसे स्टॉप पर भिजवा दो जहाँ से वो आसानी से हमें ले ले। मैं सरदावर को उठाकर उस खुफिया रास्ते से निकल जाता हूँ। अगर इस कोठी पर छापा भी मारा गया तो इस तरह कुछ बरामद नहीं होगा। जॉन मकैंजो ने कहा। ठीक है जनाब, फजल हुसैन ने बेचैन लहजे में कहा, और फिर उसने तेजी से मेज पर पड़ा हुआ टेलीफोन अपनी तरफ खिसकाया और रिसीवर उठाकर किसी के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। आबिद अली स्पीकिंग। चल लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक करख्त आवाज सुनाई दी। आबिद अली, मैं फजल हुसैन बोल रहा हूँ, ब्लू बर्ड लेकर तुम फौरन ब्लैक पॉइंट पर पहुंच जाओ, वहां से तुमने 2 अफराद को लेना है, कोड वाइल्ड टाइगर होगा। तुमने आरान की सरहदी चौकी देखी हुई है, तुम इन दोनों अफराद को लेकर वहां तक जाओगे। और देखो, ये इंतहाई अहम काम है, इसलिए तुम्हें न सिर्फ पूरी तरह मुसल्लह होना चाहिए बल्कि होशियार और मोहतात भी, फजल हुसैन ने सख्त लहजे में कहा। बेहतर बॉस, आप बेफिक्र रहें, आबिद अली के लिए ऐसे काम बाएं हाथ का खेल हैं। दूसरी तरफ से बड़े बातमाद लहजे में जवाब देते हुए कहा गया। ओके, तुम पहुंचने वाले बनो, और देखो हर लिहाज से मोहतात रहना। गुड बाय, फजल हुसैन ने एक बार फिर कहा, और इसके साथ ही रिसीवर रख दिया। आबिद अली मेरा खास आदमी है, इंतहाई ज़बरदस्त लड़ाका, खतरनाक हद तक सच्चा निशानेबाज, बहादुर, दलेर और ज़हीन आदमी है, आप इस पर मुकम्मल एतमाद कर सकते हैं। फजल हुसैन ने रिसीवर रखकर कुर्सी से उठते हुए कहा। ठीक है, सरदावर कहाँ हैं, क्या वो होश में आ चुके हैं? जॉन मकैंजो ने भी उठते हुए पूछा। वो होश में आ गए थे, लेकिन मैंने उन्हें दोबारा बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया है, क्योंकि ज़ाती तौर पर वो मुझसे वाकिफ़ हैं, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि उन्हें बेहोश ही रखा जाए, फजल हुसैन ने जवाब दिया। ओके, अच्छा किया, उनका बेहोश रहना ही हमारे लिए बेहतर है। कहाँ है वो? चलिए, हमें फ़ौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए, जॉन मकैंजो ने सर हिलाते हुए कहा। मेरे साथ आइए, फजल हुसैन ने कहा, और फिर वो जॉन मकैंजो और जॉर्ज आर्नल्ड को लेकर मुख्तलिफ कमरों से गुजर कर एक छोटे से कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ बेड पर सरदावर बेहोशी के आलम में पड़े हुए थे। जॉन मकैंजो ने आगे बढ़कर पहले सरदावर की नब्ज चेक की, और नब्ज को मामूल के मुताबिक पाकर उसने इत्मीनान से सर हिला दिया। इसके बाद उसने झुककर सरदावर को उठाकर कांधे पर लादा।
اب وہ سرنگ بتا دیجیے، جان مکینزو نے کہا اور فضل حسین سر ہلاتے ہوئے مڑا۔ پھر ایک اور کمرے میں داخل ہو کر اس نے سوئچ بورڈ پر نصب ایک بٹن دبایا تو کمرے کا فرش شمالی کونے سے ہٹتا چلا گیا اور نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں نظر آنے لگیں۔ فضل حسین، جارج آرنلڈ اور جان مکینزو سیڑھیاں اتر کر نیچے ایک دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازہ فولاد کا بنا ہوا تھا اور بند تھا۔ فضل حسین نے سائڈ کی دیوار پر ایک مخصوص جگہ پر اپنا انگوٹھا رکھ کر اسے زور سے دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ آگے ایک تنگ سی طویل سرنگ نظر آ رہی تھی۔ اس سرنگ کا اختتام بلیک پوائنٹ پر ہوگا۔ یہ قریبی پہاڑی کا درہ ہے جہاں بیرونی شہر جانے والی بڑی شاہراہ قریب ہے، فضل حسین نے جان مکینزو سے مخاطب ہو کر کہا۔ لیکن یہ سرنگ تو تاریک ہے، جان مکینزو نے سرنگ میں چھائے ہوئے گہرے اندھیرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ٹارچ لے آیا ہوں، فضل حسین نے کہا اور پھر اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ٹارچ نکال کر جان مکینزو کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ اس سرنگ کے اختتام پر کیا ہے؟ جان مکینزو نے پوچھا۔ اس کے اختتام پر بھی ایک بڑی چٹان ہے۔ آپ اس چٹان کی جڑ پر جب پیر سے 3 بار ٹھوکر ماریں گے، ایک بار زور سے، دوسری بار ہلکی اور تیسری بار پھر زور سے، تو یہ چٹان کھل جائے گی اور آپ پہاڑی درے میں پہنچ جائیں گے۔ وہاں عابد علی کار لیے موجود ہوگا، کوڈ آپ کو معلوم ہی ہے، فضل حسین نے کہا۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر سیکرٹ سروس یا حکومت کی کوئی ایجنسی آپ سے پوچھ گچھ کرے تو آپ نے کم از کم 4-5 گھنٹوں تک اپنے آپ کو کوئی بات بتانے سے روکے رکھنا ہے تاکہ میں آران کی سرحد میں داخل ہو سکوں۔ جان مکینزو نے سخت لہجے میں فضل حسین سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، اس ملک میں میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں، مجھ پر کوئی انگلی اٹھانے کی بھی جرت نہیں کر سکتا۔ میں تو صرف اس لیے گھبرا رہا تھا کہ آپ برآمد نہ ہو جائیں، اس صورت میں میری حیثیت کمزور ہو جانی تھی۔ اب آپ کے جانے کے بعد میں شیر ہوں۔ ویسے بلیو برڈ آپ کو سرحد تک صرف 3 گھنٹوں میں لے جائے گی۔ عابد علی ماہر ڈرائیور ہے، فضل حسین نے بااعتماد لہجے میں کہا۔ اوکے، گڈ بائے۔ جان مکینزو نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے سرنگ میں قدم رکھ دیے۔ ٹارچ کی تیز روشنی سرنگ میں بکھر گئی تھی۔ فضل حسین اور جارج آرنلڈ اسے جاتے دیکھتے رہے۔ فضل حسین نے دروازہ بند کیا اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ واپس کمرے میں آئے۔ فضل حسین نے بٹن دبا کر فرش برابر کیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئے۔ اچھا، اب مجھے اجازت دیجیے، جارج آرنلڈ نے کہا۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے، آپ میرے پاس آئے ہیں، کچھ پی پلا کر ہی جائیے، فضل حسین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے جلدی ہے، اب مجھے اجازت ہی دیجیے، میں نے سفیر صاحب کو اطلاع دینی ہے کہ کار سرداور کو لے کر روانہ ہو چکی ہے، جارج آرنلڈ نے جواب دیا۔ اوکے، جیسی آپ کی مرضی، آئیے پھر میں آپ کو کار تک چھوڑاؤں، فضل حسین نے کہا۔ لیکن جیسے ہی وہ پورش میں جانے کے لیے برآمدے میں پہنچے، ایک باوردی ملازم نے آگے بڑھ کر بڑے مؤدبانہ انداز میں ایک کارڈ فضل حسین کی طرف بڑھایا۔ یہ صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ڈرائنگ روم میں موجود ہیں، ملازم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مجھ سے؟ لیکن تمہیں معلوم ہے کہ میں بغیر پیشگی وقت دیے کسی سے نہیں ملتا، پھر تم نے اسے ڈرائنگ روم تک آنے کی اجازت کیسے دی؟ فضل حسین نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ مجھے تو معلوم نہیں صاحب، گیٹ والوں نے بھیج دیا ہے، ملازم نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ ڈم ڈم ڈومارو آف تھاپ نگر، یہ کیا بات ہوئی؟ فضل حسین نے ملازم کی بات سنے بغیر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں کارڈ پر جمی ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جارج آرنلڈ نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ عجیب نام ہے، ریاست کا نام بھی پہلی بار سنا ہے، دیکھیں، فضل حسین نے کارڈ جارج آرنلڈ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور جارج آرنلڈ بھی کارڈ پڑھ کر حیرت زدہ نظر آنے لگا۔ عجیب و غریب نام ہے، اب تو میں بھی ملوں گا اس آدمی سے، جارج آرنلڈ نے کہا۔ ہاں، ملنا چاہیے، دیکھے تو صحیح یہ ڈم ڈم ڈمارو کیا چیز ہے، فضل حسین نے کہا اور پھر وہ دونوں تیزی سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ڈرائنگ روم کا پردہ ہٹا کر سب سے پہلے فضل حسین اور اس کے بعد جارج آرنلڈ اندر داخل ہوئے تو سامنے صوفے پر ایک احمق سا نوجوان اکڑوں بیٹھا الو کی طرح دیدے گھما کر ہر چیز کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے زندگی میں پہلی بار یہ ساز و سامان دیکھ رہا ہو۔ فضل حسین اور جارج آرنلڈ کو دیکھتے ہی وہ بری طرح اچھلا اور پھر اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش میں قالین پر ڈھیر ہو گیا۔ معافی چاہتا ہوں، نوجوان نے بڑے عاجزانہ انداز میں حق لاتے ہوئے کہا اور پھر اٹھ کر کپڑے جھاڑنے میں یوں مصروف ہو گیا جیسے وہ کمرے میں اکیلا ہو۔ کون ہو تم؟ فضل حسین نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ کون، میں یا تم؟ نوجوان نے چونک کر فضل حسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں پوچھ رہا ہوں کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو؟ فضل حسین نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ میرا نام ڈم ڈم ڈومارو ہے اور میرا تعلق ریاست تھاپ نگر سے ہے۔ میں نے ایک آدمی سے ملنا ہے جو ان صاحب کے ساتھ ابھی کار میں آئے ہیں، میں نے ان کی رقم دینی ہے، اس نوجوان نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ میرے ساتھ کیا بکواس ہے؟ میرے ساتھ تو کوئی یہاں نہیں آیا، کیا تم پاگل ہو؟ جارج آرنلڈ نے چونکتے ہوئے کہا۔ فضل حسین بھی چونک پڑا تھا۔ ارے کمال ہے، لوگ ان کو ڈھونڈتے ہیں جن سے قرضہ لیا ہوتا ہے اور وہ چھپ جاتے ہیں،
यहाँ मैं रकम देने आया हूँ और आप उसे छुपा रहे हैं। आप रकम मुझसे ले लें और उन साहब को दे देना, मुझे आप पर एतमाद है। नौजवान ने हैरत भरे अंदाज में सर झटकते हुए कहा, चलो निकलो यहाँ से, गेट आउट। फजल हुसैन ने गुस्से से चीखते हुए कहा, रकम तो ले लो, फिर अंग्रेजी बोलते रहना। नौजवान ने कहा और दूसरे लम्हे उसका हाथ जेब से बाहर आया तो फजल हुसैन और जॉर्ज आर्नल्ड दोनों लड़खड़ाकर एक कदम पीछे हट गए। नौजवान के हाथ में एक खौफनाक रिवाल्वर नजर आ रहा था। जाहिर है उसका रुख उन दोनों की तरफ ही हो सकता था। अब बोलो, कहाँ है वो जॉन मैकेंजो और मिस्टर जॉर्ज आर्नल्ड? मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम डम डम डुमारो है। नौजवान का लहजा यकलख्त इंतहाई सख्त हो गया। उसके चेहरे पर छाई हुई हमाकत यकलख्त यूं गायब हो गई थी जैसे पहले कभी रही ही ना हो। जॉन मैकेंजो, क्या मतलब? फजल हुसैन ने खौफजदा लहजे में कहा। जॉर्ज आर्नल्ड के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। तो तुम जॉन मैकेंजो को नहीं जानते? फिर तो तुम सरदावर को भी नहीं जानते होगे। मैं तुम्हें आखिरी मोहलत दे रहा हूँ, अपनी हड्डियां तोड़वाने से बाज आ जाओ, वरना जब मैं मुक्का मारता हूँ तो डम की आवाज आती है, और जब मैंने हाथ चलाने शुरू किए तो मेरी बजाय तुम डम डम डुमारो बन चुके होगे। नौजवान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा, तुम इस तरह मुझे मेरे घर में नहीं धमका सकते। मेरा नाम फजल हुसैन है, मैं अभी एसपी को फोन करता हूँ, मैं तुम्हें जेल में सड़ा दूंगा। फजल हुसैन ने अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, तुम क्या कहते हो मिस्टर जॉर्ज आर्नल्ड, सेकंड सेक्रेटरी सफारत खाना वेस्टर कॉर्मन? नौजवान ने बड़े तंजिया लहजे में जॉर्ज आर्नल्ड से मुखातिब होकर कहा, तो तुम मुझे जानते हो, फिर भी मुझे धमका रहे हो? मुझे सफारती तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जॉर्ज आर्नल्ड ने जवाब में थूक निगलते हुए कहा। जिस आदमी को तुमने अगवा किया है उसे तुमसे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, और मैंने उसे वापस हासिल करना है। बोलो, कहाँ है वो? नौजवान ने इंतहाई करख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा, और उसके साथ ही वो रिवाल्वर लिए कदम बढ़ाकर उनकी तरफ चला। उसे अपनी तरफ यूं बढ़ते देखकर वो दोनों ही सिमट कर एक तरफ हो गए, और नौजवान ने एक हाथ से ड्राइंग रूम का दरवाजा बंद करके उसकी चटखनी चढ़ा दी। ये तुम क्या कर रहे हो? फजल हुसैन ने खौफजदा लहजे में कहा। तुम्हें डम डम डुमारो बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, और साथ ही रिवाल्वर वापस जेब में रख लिया। जैसे ही उसने रिवाल्वर जेब में रखा, फजल हुसैन ने तेजी से जेब में हाथ डालना चाहा, मगर दूसरे लम्हे कमरा थप्पड़ की जोरदार आवाज के साथ ही फजल हुसैन के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। नौजवान का थप्पड़ पूरी कुव्वत से फजल हुसैन के चेहरे पर पड़ा था, और वो जॉर्ज आर्नल्ड से टकराकर उसे लेता हुआ सोफे पर जा गिरा। बोलो, कहाँ है जॉन मैकेंजो? नौजवान ने आगे बढ़कर एक एक हाथ से उन दोनों की गर्दनें पकड़ते हुए कहा, और दूसरे लम्हे कमरे में बैक वक्त दो चीखें बरामद हुई। नौजवान ने पूरी कुव्वत से उन दोनों के सर एक दूसरे से टकरा दिए थे। ये टक्कर इतनी भरपूर थी कि वो दोनों ही बेहिस होकर नीचे गिर पड़े। उसी लम्हे नौजवान की लात पूरी कुव्वत से जॉर्ज आर्नल्ड की कनपटी से टकराई, और जॉर्ज आर्नल्ड का जिस्म बुरी तरह फड़कने लगा। दूसरे लम्हे उसकी आंखें बंद हो गईं। वो कनपटी पर लगने वाली भरपूर चोट की वजह से बेहोश हो चुका था। फिर नौजवान ने फजल हुसैन को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाया, और दूसरे लम्हे कमरा एक बार फिर थप्पड़ की तेज आवाज से गूंज उठा, और फजल हुसैन चीख मारकर बुरी तरह फड़कने लगा। बताओ, कहाँ हैं ये लोग, वरना जान से मार दूंगा, नौजवान ने भेड़िए की तरह गुर्राते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम, फजल हुसैन ने अपने आप को छुड़ाने की जिद्दोजहद करते हुए घुटे घुटे लहजे में कहा। ओके, फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें डम डम डुमारो बनने से नहीं रोक सकती, नौजवान ने सर्द लहजे में कहा, और एक झटके से उसने फजल हुसैन को उछालकर सोफे पर फेंका। और फिर इससे पहले फजल हुसैन संभल कर उठता, नौजवान बाज की तरह उस पर झपटा। उसने एक पैर सोफे से नीचे लटके हुए फजल हुसैन के पैर पर जम गया, और उसने इंतहाई फुर्ती से उसकी दूसरी टांग दोनों हाथों में पकड़कर उसे एक झटके से उसके सर की तरफ बढ़ाया, और फजल हुसैन की चीखों से कमरा गूंजने लगा। फजल हुसैन पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़पने लगा, लेकिन नौजवान की गिरफ्त उस पर इतनी सख्त थी कि उसे अपने आप को बचाना नामुमकिन हो रहा था। उसी लम्हे दरवाजे पर बाहर से जोर जोर से दस्तक दी जाने लगी। शायद उसकी चीखें बाहर से सुन ली गई थी, लेकिन नौजवान ने उसकी तरफ तवज्जो देने की बजाय उसकी टांग को और जोर से झटका दिया, और फजल हुसैन का चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह फड़कने लगा। मैं दोनों टांगें चीर कर रख दूंगा, बताओ कहाँ हैं ये लोग, नौजवान ने सर्द लहजे में गुर्राते हुए कहा, और साथ ही एक और झटका दिया। बताता हूँ, मुझे छोड़ो, मैं मर जाऊंगा, फजल हुसैन ने घुटे घुटे लहजे में कहा। बताओ, वरना मैं टांगे चीर दूंगा, जल्दी बताओ, नौजवान ने गुर्राते हुए कहा, और साथ ही एक जोरदार झटका दिया, और फजल हुसैन की हलक से इतनी करबनाक चीख निकली कि जैसे उसकी रूह निकल रही हो। वो चले गए हैं, और फजल हुसैन ने कहना शुरू कर दिया, मगर उसी लम्हे नौजवान के सर पर एक जोरदार जरब लगी, और फजल हुसैन पर नौजवान की गिरफ्त
यकलख्त ढीली पड़ गई। वो तेजी से मुड़ा, मगर उसी लम्हे उसके सर पर दूसरी ज़रब लगी और फिर वो लहराता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। उसके सर पर ज़रबे लगाने वाला जॉर्ज आर्नल्ड था। उसने एक छोटी मेज़ पर हाथ में पकड़ी हुई थी और उसे शायद होश आ गया था। फजल हुसैन भी कराहता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से स्याह पड़ गया था। दरवाज़ा खोल दीजिए, मुझसे तो चला भी नहीं जाता, फजल हुसैन ने कराहते हुए जॉर्ज आर्नल्ड से कहा, और जॉर्ज आर्नल्ड मेज़ वापस रखकर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, जिस पर अब इंतहाई शिद्दत से धमाके हो रहे थे। दरवाज़ा खुलते ही दो मुसल्लह आदमी तेजी से अंदर दाखिल हुए। बहुत साहब बखैरियत हैं, आने वालों ने फजल हुसैन की तरफ देखते हुए कहा, जो अब सोफे पर बैठा हुआ था। हाँ, तुम इसको उठाकर नीचे बड़े कमरे में ले चलो, इसे अच्छी तरह बांध दो, मैं इसकी एक एक हड्डी अपने हाथों से तोड़ूंगा, फजल हुसैन ने दांत भींचते हुए कहा। बेहतर जनाब, आने वाले ने कहा, और फिर उसने झुककर कालीन पर बेहोश पड़े हुए नौजवान को उठाया और उसे कांधे पर लादकर तेजी से दरवाजे से बाहर निकलते चले गए। अगर मुझे ऐन मौके पर होश ना आ जाता तो ये नौजवान तुम्हें ले डूबता, जॉर्ज आर्नल्ड ने आगे बढ़कर फजल हुसैन को बाजू से पकड़कर उठाते हुए कहा। हाँ, तुम्हारा बेहद शुक्रिया, आज तुमने मेरी जान बचा ली है। अब मैं इस डमडम से ऐसा इंतकाम लूंगा कि इसकी नस्लें भी इसके हशर से इबरत हासिल करती रहेंगी। फजल हुसैन ने बड़े तकलीफ भरे अंदाज में दरवाजे की तरफ चलते हुए कहा। लेकिन ये नौजवान है कौन? ये तो बहुत से वाकयात से भी वाकिफ है, जॉर्ज आर्नल्ड ने कहा। यह भी वो बताएगा, तुम नहीं जानते, मेरे पास दो ऐसे आदमी हैं जो पत्थरों को भी बोलने पर मजबूर कर देते हैं, फजल हुसैन ने ड्राइंग रूम से बाहर निकलते हुए कहा। देखो फजल हुसैन, इस आदमी को हर कीमत पर 3-4 घंटे तक रोके रखो, ताकि जॉन मैकेंजो सरदावर को लेकर इत्मीनान से आराम की सरहद के अंदर पहुंच जाए। उसके बाद जो चाहे करते रहो, जॉर्ज आर्नल्ड ने कहा। आप बेफिक्र रहें, अब यह हमेशा के लिए रुक गया, अब इसकी रूह ही बाहर जाएगी, इसका जिस्म अब इस कोठी में ही दफन रहेगा, फजल हुसैन ने सर्द लहजे में जवाब दिया। तो फिर ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, इसे बेहोशी के आलम में गोली मारकर दफन कर दो, जॉर्ज आर्नल्ड ने मशवरा देते हुए कहा। नहीं, पहले मैं इससे अपना इंतकाम लूंगा, उसके बाद गोली मारूंगा, वरना मुझे सारी उम्र चैन नहीं आएगा, फजल हुसैन ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा। ऐसा ना हो कि वो किसी तरह निकल भागे, मुझे ये शख्स इंतहाई खतरनाक दिखाई देता है, जॉर्ज आर्नल्ड ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा। उस वक्त मैं गफलत में मार खा गया था, अब तुम देखना मैं उसका क्या हशर करता हूँ, फजल हुसैन ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा। मेरा ख्याल तो जाने का था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये मालूमात हासिल करके जाऊँ कि आखिर ये शख्स कौन है और किस तरह इतनी मालूमात रखता है, जॉर्ज आर्नल्ड ने कहा। तो आओ मेरे साथ, फिर तमाशा देखो, अभी सब मालूमात हासिल हो जाएंगी, फजल हुसैन ने कहा, और फिर वो राहदारी मुड़कर नीचे जाती हुई सीढ़ियां उतरते चले गए।